हेलो बच्चों, मैं प्रवीण दुबे हमेशा की तरह स्टडी अड्डा के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि आप जानते हैं कि हम एक सीरीज चला रहे हैं और इस सीरीज में हम एसएससी सीजीएल के प्रीवियस ईयर के पेपरों का सॉल्यूशन कर रहे हैं। तो आज उसी क्रम को आगे जारी रखते हुए आज हम आपके लिए लेकर आए हैं 6 मार्च 2020 के सिर्फ फर्स्ट के पेपर का सॉल्यूशन। ठीक है ना। तो आज हम 6 मार्च 2020 कि मैं जो शिफ्ट फर्स्ट में पेपर हुआ था उसका सॉल्यूशन करेंगे। तो चलिए आपका ज़्यादा समय ना लेते हुए शुरुआत करते हैं क्वेश्चनों से। लेकिन उससे पहले कहना चाहेंगे कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ठीक है, चलिए तो अब हम बात करते हैं क्वेश्चन से। देखिए पहला क्वेश्चन आपके इस पेपर में क्या पूछा गया था। तो पहला क्वेश्चन आपका है टाइम एंड वर्क। क्वेश्चन आपसे कह रहा है ए, बी एंड सी कैन इंडिविजुअली कंप्लीट अ टास्क in 24 days, 20 days and 180 days respectively. B and C start the task and they work for 6 days and leave. The number of days required by B by A alone to finish the remaining task is. क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि A, B और C एक कार्य को अकेले क्रमशः 24 दिन, 20 दिन और 18 दिन में पूरा कर सकते हैं। बी और सी काम करना प्रारंभ करते हैं और वे 6 दिन बाद काम करके छोड़ देते हैं। शेष कार्य को समाप्त करने के लिए ए को अकेले कितने दिन लगेंगे। तो जब भी टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन आपके पास आए बच्चों तो आपको सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले आपको वर्क निकालना है और तीनों व्यक्तियों की एफिशिएंसी निकालनी है। और वर्क कैसे निकाला जाता है, जो हमारे पास समय दिया रहता है उस समय का हम एलसीएम लेकर वर्क निकालते हैं और उस वर्क में हम क्रमशः तीनों व्यक्तियों के दिनों से भाग देंगे तो उनकी क्षमताएं निकल आएंगी। क्योंकि हम जानते हैं कि किसी भी व्यक्ति द्वारा एक दिन में किया गया कार्य उसकी क्षमता होती है। ठीक है, और इस प्रकार हम देख लेंगे कि बी और सी 6 दिन में कितना काम करते हैं उसका काम माइनस कर देंगे टोटल काम में से और शेष कार्य एक कितने दिन में करेगा, इस प्रकार हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि दिया क्या क्या है हमें। तो यहाँ पर दिया हुआ है कि ए, बी और सी किसी काम को कितने कितने दिन में करते हैं। अगर हम यहाँ पर दिन की बात करें तीनों की कि ए को कितने दिन लगते हैं तो ए को यहाँ पर 24 दिन लगते हैं एक काम करने में, उसी काम को करने में बी को 20 दिन लगते हैं और उसी काम को करने में सी को 18 दिन लगते हैं। अगर हम यहाँ पर एलसीएम लें तो एलसीएम कितना आएगा, तो आप कहेंगे सर एलसीएम जो है वो 360 आएगा। कितना आएगा, 360। तो 360 आपका हो गया क्या, एलसीएम। अब आप 24 से अगर भाग देंगे तो 24 एकम 24, 12 बचेगा, 24 पंजे 120। 24 एकम 24, 24 पंजे 120 यानी कि ए की जो एफिशिएंसी है वो 15 यूनिट की है। इसी प्रकार अगर आप 20 से भाग देंगे तो बी की क्षमता कितनी है, 18 यूनिट की है और सी से भाग देंगे तो सी की क्षमता कितनी है, 20 यूनिट की है। ठीक है, 18 दूनी 36 यानी कि सी एक दिन में 20 यूनिट काम करता है। अब यहाँ पर हमने देख लिया कि वर्क कितना है, तो हमने वर्क भी देख लिया भाई कि वर्क टोटल 360 यूनिट का है और ये 360 यूनिट में ए एक दिन में 15 करता है, बी एक दिन में 18 करता है और सी एक दिन में 20 करता है। तो तीनों की हमने क्षमताएं भी निकालनी। अब हमें क्या करना है भाई, सबसे पहले बी और सी से काम करवाना है 6 दिन का। तो चलिए देखते हैं कि बी और सी 6 दिन में कितना काम करेंगे। तो यहाँ पर बात करते हैं बी और सी। बी एक दिन में कितना करता है, 18 और सी एक दिन में कितना करता है, 20। तो टोटल कितना होता है भाई, 38 यूनिट का काम होता है। 38 यूनिट का काम एक दिन में होता है तो 6 दिन में कितना होगा, तो मल्टीप्लाई कर दीजिए। 6 8 48 की 8, हाथ में 4, 6 3 18 4 22, 228 यूनिट काम हो गया। अब हमें निकालना है रिमेनिंग वर्क यानी कि शेष कार्य। तो शेष कार्य कितना है जो ए से करवाना है आपको, तो शेष कार्य निकालने के लिए हम क्या करेंगे, तो शेष कार्य निकालने के लिए हम टोटल कार्य कितना है 360, उसमें से जितना वर्क हो चुका है यानी कि जितना कार्य हो गया वो माइनस कर देंगे। 10 में से 8 जाएगा तो आप कहेंगे सर 2, 3 जाएगा 6 में से तो 3 और 3 में से 2 जाएगा तो आप कहेंगे सर 1, यानी कि 132 यूनिट का शेष कार्य बचा हुआ है। अभी 132 यूनिट किससे करवाना है आपको, ए से करवाना है क्योंकि अब बी और सी जो है वो काम को नहीं करते हैं, 6 दिन के बाद वो काम नहीं करते हैं। तो अब देखिए एक ही अगर आपको दिन निकालना है कि एक काम को कितने दिन में करेगा,
तो यहाँ पर a के दिन निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जो कार है बचा हुआ कार यानी कि 132 यूनिट, ये एक दिन में कितना करता है 15, तो उसकी क्षमता से भाग लगा देगा। एक दिन में अगर ये 15 करता है तो 132 करने में कितना दिन लेगा, तो 15 × 120, 15 नंबर 135 ज़्यादा हो जाएगा, तो 15 × 120 कितना बचेगा 12 बटे में कितना हो जाएगा 15, ये आपका 3 से कट जाएगा 4 बार और 3 से कट जाएगा 5 बार, यानी कि 8 सही 4/5 दिन, 8 सही 4/5 दिन में ये जो है वो रिमेनिंग वर्क कर लेगा। यही आपका आंसर है बच्चों, यही क्या है आपका आंसर है। चलिए क्लियर है, तो ऑप्शन सी में दिया है 8 सही 4/5, तो ऑप्शन सी आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा देखते हैं भाई क्या कह रहा है। यहाँ पर लिखा है कि 2 sin a plus cosec a इक्वल टू 2/√2 और a is greater than 0 and less than 90, then the value of 2 sin की पावर 4a plus cos की पावर 4a is। यहाँ पर क्वेश्चन कह रहा है यदि 2 sin a plus cosec a बराबर 2/√2 और a का मान 0 डिग्री से बड़ा और 90 डिग्री से छोटा है, तो आपको 2 sin की पावर 4a प्लस cos की पावर 4a का मान ज्ञात करना है कि क्या होगा। हमने आपसे बोला था कि ऐसे क्वेश्चनों में पॉसिबली आपको क्या करना है, थीटा का मान सेटिस्फाई कराना है, और थीटा की जो रेंज दी है मतलब a का जो मान दिया है वो 0 से बड़ा और 90 से छोटा है, यानी कि आप a का मान 30, 45 और 60 इन तीनों में से कोई भी एक वैल्यू पहले रख के देखें, जिस पर ये इक्वेशन आपकी सेटिस्फाई हो जाएगी, वही आपका थीटा का मान होगा। तो हम क्या करेंगे सबसे पहले, तो यहाँ पर हमें दिया क्या है, हमें दिया है 2 sin a प्लस cosec a प्लस cosec a बराबर में कितना दिया है 2/√2, ये हमें इक्वेशन दी है। ठीक, ये हमारे पास इक्वेशन है। तो अब थोड़ा सा मौखिक रूप से आप करें कि अगर आप थीटा का मान यानी कि a का मान 30 रखते हैं, तो अगर आप 30 रखते हैं तो sin 30 का मान होगा 1/2, तो 1/2 से 2 कट जाएगा तो 1 यहाँ पर आ जाएगा। cosec 30 का मान होता है 2, तो 1 और 2 तो 3 हुआ, यानी कि ये सेटिस्फाई नहीं होगा। लेकिन अगर आप 45 रखते हैं तो आपको पता है कि sin 45 का मान 1/√2 होता है। 1/√2 यहाँ पर आएगा, 2/2 से कैंसिल होगा तो √2 बचेगा, और आपको पता है cosec 45 का मान √2 होता है, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा √2 यानी कि 2/2, यानी कि ये किस पर सेटिस्फाई हो रहा है, a बराबर 45 डिग्री पर ये सेटिस्फाई हो रहा है, a बराबर 45 डिग्री पर ये सेटिस्फाई हो रहा है, यानी कि a का मान यदि आप यहाँ पर 45 डिग्री रखते हैं तो हमारी इक्वेशन सेटिस्फाई हो रही है। देखिए आप इस तरीके से, यहाँ पर हो जाएगा 2 sin 45 डिग्री प्लस cosec 45 डिग्री और इक्वल टू में कितना 2/√2। अब देखिए ये बराबर आता है कि नहीं, तो आप कहिए 2 sin 45 का मान 1/√2 होता है प्लस cosec 45 का मान √2 होता है, बराबर में 2/√2 चल रहा है। यहाँ से √2 से √2 कैंसिल हो जाएगा, 2 कैंसिल हो जाएगा √2 टाइम, तो √2 और √2 कितना हो जाएगा 2√2। तो ये सेटिस्फाई हो गया भाई, बराबर आ गए ये दोनों, LHS और RHS दोनों पक्ष बराबर हो गए, यानी कि a के मान 45 रखने पर ये सेटिस्फाई हो गई इक्वेशन। तो अब हमें वैल्यू किसकी निकालनी है, वैल्यू हमें निकालनी है 2 sin की पावर 4a प्लस cos की पावर 4a, इसका मान हमें ज्ञात करना है। तो हम क्या कर देंगे, यहाँ पर भी 2 sin की पावर 4a प्लस यहाँ पर क्या दिया हुआ है cos की पावर 4a, तो a की वैल्यू हम यहाँ पर क्या रखने वाले हैं 45, a की वैल्यू क्या रखेंगे यहाँ पर 45, तो 2 sin की पावर 4a यानी कि 1/√2 की पावर 4 हो जाएगा यहाँ पर, प्लस 2 आपका यहाँ पर बाहर चल रहा है, प्लस cosec 45 का मान भी 1/√2 होता है, तो ये भी आपका हो जाएगा 1/√2 की पावर कितना 4। ठीक, अब देखिए 2 तो बाहर चल रहा है, यहाँ पर ये हो जाएगा, देखिए √2 का स्क्वायर अगर होता है तो √2 हो जाता है, 2 का स्क्वायर 4,
तो ये आपका हो जाएगा अंदर 1/4 प्लस 1/4। ठीक है, जब आप इसका एलसीएम लेंगे तो 4 एलसीएम आ जाएगा, 2 बाहर चल रहा है, चलने दीजिए, तो ये 4 हो जाएगा ऊपर 2। ठीक, अब ये देखिए 2 का मल्टीप्लाई 2 से हो जाएगा, तो 4y कितना हो जाएगा 4, यानी कि आंसर आपका कितना आ गया 1 जो है इस क्वेश्चन का आपका आंसर है। 1 जो है इस क्वेश्चन का आपका आंसर है। तो किस ऑप्शन में दिया बेटा आपको? तो ऑप्शन बी में दिया। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। बस जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आया तो कोशिश आपको बनते कोशिश क्या करनी है भाई कि पहले हम थीटा का मान यहाँ पर सेटिस्फाई कराएं। थीटा का मान यदि आप सेटिस्फाई कराएंगे तो क्वेश्चन सॉल्व करना आपके लिए काफ़ी आसान हो जाएगा। आई थिंक बात आपको समझ में आ गई, क्लियर है किस तरीके से बनाना है इस टाइप के क्वेश्चन को। ठीक, चलिए तो हम क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं भाई क्वेश्चन नंबर 3 आपसे क्या कह रहा है। यहाँ लिखा है इफ द नंबर, यहाँ पर लिखा है 687x29 इज डिविजिबल बाय 9, देन द वैल्यू ऑफ 2x, यहाँ कॉमा नहीं लगा है, 2x इज, यहाँ पर क्वेश्चन हिंदी में सही लिखा हुआ है, यदि संख्या 687x29 भाजक 9 से विभाज्य है तो 2x का मान ज्ञात करना। अब 2x का मान आप तब ज्ञात कर पाएंगे जब यहाँ पर आप x का मान ज्ञात कर पाएंगे। देखिए 9 की विभाज्यता का नियम क्या होता है? 9 की विभाज्यता का नियम कहता है कि जो भी संख्या है वो 9 से तब विभाज्य होगी जब उसके सभी अंकों का योग जो है वो 9 से विभाज्य हो। ठीक है, तो इस विभाज्यता के नियम से हम यहाँ पर x का मान निकालेंगे। क्या निकालेंगे? यहाँ पर x का मान निकालेंगे और x का मान निकालने के बाद फिर हम 2x का मान निकाल देंगे। तो किस तरीके से सॉल्व करेंगे? तो यहाँ पर हमारे पास नंबर दिया है 687 और फिर इसके बाद x29। ये नंबर किससे डिवाइड है? ये बोल रहे हैं कि 9 से डिवाइड है। अगर ये 9 से डिवाइड है तो इसके सभी अंकों का योग भी 9 से डिवाइड होना चाहिए। तो हम यहाँ पर कहेंगे 6 + 8 + 7 + x + 2 + 9, इनके सभी अंकों का जो योग है यानी कि डिजिट का जो सम है वो 9 से डिवाइड होना चाहिए, तभी ये नंबर क्या होगा 9 से डिवाइड होगा। ये फर्स्ट मेथड है, ध्यान रखना। इसमें अभी हम आपको दूसरा तरीका भी बताएंगे कि आप दूसरे तरीके से कैसे इस क्वेश्चन को आसान बना सकते हैं। ठीक है, तो अब आप देखिए यहाँ पर 8 से 14, 14 और 7 कितना हुआ? तो आप कहेंगे सर 21, 21 और 2 कितना हुआ? 23, 23 और 9 कितना हुआ? तो 32। तो ये हो गया 32 + x डिवाइडेड बाई 9। अब आप बताइए कि x का मान आप यहाँ पर क्या रखें जिससे ये 9 से विभाजित हो जाए? तो अगर x का मान आप 0 रखेंगे तो यहाँ 32 मिलेगा। 32 9 से विभाजित नहीं होता क्योंकि 32 9 का मल्टीपल नहीं है। इसी प्रकार अगर हम x का मान यहाँ पर 1 रखते हैं तो 33 मिलेगा, तो 33 भी 9 का मल्टीपल नहीं है। x का मान 3 रखते हैं तो कितना हो जाएगा आपका 35, तो 35 भी x का मल्टीपल यानी कि गुणज नहीं है। इसी प्रकार x बराबर अगर हम 4 रखते हैं तो 36 मिल जाएगा और 36 x का मल्टीपल होता है। तो हम कह सकते हैं कि x बराबर अगर आप यहाँ पर 4 रखते हैं, x बराबर आप क्या रखते हैं 4, तो ये कितना हो जाएगा 36 और 36 किससे डिवाइड होता है? 9 से डिवाइड हो जाता है। अगर डिवाइड हो जाता है तो x के किस मान पर सेटिस्फाई हो गया? ये x बराबर 4 पर ये सेटिस्फाई हो गया। तो हमें वैल्यू किसकी निकालनी है? हमें वैल्यू 2x की निकालनी है। तो 2 × क्या कर देंगे 4, क्योंकि x का मान 4 आ गया। तो आपका आंसर कितना हो जाएगा 8 किस ऑप्शन में दिया है आपको? तो ऑप्शन बी में दिया है, तो इस प्रकार ऑप्शन बी आपका आंसर है। ये फर्स्ट मेथड है और बिल्कुल सिंपल तरीके से अपन ने इस क्वेश्चन को किया है। ठीक, अब आप इसको थोड़ा सा और सिंपल कर सकते हैं। वो कैसे? तो आप तरीका देखिए। इसको अगर आप और सिंपल करना चाहते हैं तो इस टाइप का क्वेश्चन जब भी आपके पास आए तो जो 9 के मल्टीपल आपको दिख रहे हैं क्वेश्चन में, उनको हटा दीजिए सबसे पहले। कैसे? तो क्वेश्चन आपके पास है, जो नंबर आपके पास है वो है 687x29 और ये बोल रहे हैं कि जो नंबर है वो किससे डिवाइड है? कंप्लीटली 9 से डिवाइड है। तो इसमें जो 9 की मल्टीपल है, जैसे ये 9 का मल्टीपल है, ये आप हटा दीजिए। 7 और 2 कितना मिलेगा? 9, तो ये भी हटा दीजिए। अब केवल लास्ट के 2 डिजिट आपके पास 6 और 8 है, इनका सम कितना हो जाएगा? तो आप कहेंगे सर 14। तो 14 में क्या ऐड करें? मतलब यहाँ पर x आएगा, तो x की वैल्यू यहाँ पर 14 में क्या रखें?
कि जिससे ये 9 से डिवाइड हो जाए, तो आप कहेंगे सर 4 रख दीजिए तो 18 बन जाएगा। तो x की वैल्यू कितनी, 4 रखने पर ये 18 बन जाएगा। तो x का मान 4 काफी आसानी से फिर निकल आएगा। तो थोड़े से और स्टेप आपके कम हो जाएंगे, आपको जो है जो डिजिट्स हैं, जो अंक हैं, उनका सम आपको नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, क्लियर होगी बात। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 आपसे क्या कह रहा है भाई। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है इफ द वैल्यू ऑफ a प्लस बी माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस b प्लस c माइनस 5 का होल स्क्वायर प्लस c प्लस a माइनस 5 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0, देन द वैल्यू ऑफ अंडर रूट b प्लस c का होल पावर a प्लस c प्लस a का होल पावर b माइनस 1 इज। क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि यदि ये बराबर 0 है और इतना का मान आपको ज्ञात करना है। ठीक है ना। तो देखिए पहले आपको एक चीज यहाँ पर समझनी पड़ेगी कि अगर दो संख्याएं आपके पास लिखी है, जैसे हम बोले कि x प्लस वाई बराबर 0 है, तो आप कह सकते हैं कि x हो सकता है क्या हो, पॉजिटिव वैल्यू हो, जितनी पॉजिटिव वैल्यू हो, और y क्या हो, नेगेटिव वैल्यू हो। क्या हो, नेगेटिव वैल्यू हो। x पॉजिटिव वैल्यू और y नेगेटिव वैल्यू और x इक्वल टू क्या हो, y, तब ये पॉसिबल है 0 होने का केस। मतलब x और y दोनों बराबर हैं, x पॉजिटिव और y नेगेटिव, तब ये क्या होगा, दो चीजों का सम तभी 0 होगा। हो सकता है कि नहीं, तभी पॉसिबल है ना। या फिर हो सकता है कि x और y दोनों किसके बराबर हो, 0 के बराबर हो, तभी उनका सम 0 हो सकता है। ठीक है, दोनों का सम कब 0 होगा, दो नंबर से उनका सम कब कब 0 हो सकता है, तो आप कहें दोनों ही नंबर 0 हो, क्योंकि उसमें से अगर एक 0 और एक 0 नहीं है तो उनका सम 0 नहीं हो सकता। और एक पॉसिबिलिटी ये है कि दोनों बराबर हो लेकिन एक उसमें से नेगेटिव हो और एक पॉजिटिव, मतलब एक अगर 3 है तो एक -3 होगा, तो उन दोनों का सम कब 0 होगा। ठीक है, ये कब कंडीशन बनेगी आपकी, जब आपके पास x प्लस वाई बराबर 0 हो। ठीक है, अब दूसरी कंडीशन समझ लीजिए यहाँ पर, जिसका इस्तेमाल यहाँ होना है। तो दूसरी कंडीशन समझ लीजिए, जैसे हम बोले कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर क्या है, 0 है। तो इस पे ध्यान रखना है, एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर, तो एक्स की वैल्यू अगर आप नेगेटिव लेते हैं और वाई की वैल्यू पॉजिटिव लेते हो और दोनों बराबर लेते हैं, तो ये चूंकि स्क्वायर है तो नेगेटिव को भी पॉजिटिव करेगा, मतलब यहाँ पर सम आपका 0 नहीं हो सकता। तो ये 0 कब हो सकता है, केवल एक ही केस है, जब x और बराबर 0 और y बराबर में क्या हो, 0, मतलब x y दोनों ही किसके बराबर हो, 0 के बराबर हो, तब उनके स्क्वायर का सम 0 होगा। ठीक है, तब उनके स्क्वायर का सम 0 होगा। 2 नंबर के स्क्वायर का सम या 3 नंबर के स्क्वायर का सम या 4 नंबर के स्क्वायर का सम कब 0 होगा, जब वो सभी के सभी 0 के बराबर हो। अब यहाँ पर आप देखिए क्या दिया है आपको, तो आप कहेंगे सर यहाँ पर हमें दिया है a प्लस बी माइनस 2 का होल स्क्वायर, तो यहाँ पर देखिए स्क्वायर है, प्लस में सम हो गया, फिर क्या लिखा है, तो आप कहेंगे सर b प्लस सी माइनस 5, b प्लस सी माइनस 5 का होल स्क्वायर लिखा है। ठीक है, प्लस यहाँ पर लिखा है सी प्लस ए माइनस 5, और यहाँ पे क्या है, होल स्क्वायर है, और इक्वल टू में क्या है, 0 है। मतलब 3 नंबर्स के स्क्वायर का सम 0 दे रहे हैं, इसका मतलब ये तीनों नंबर किसके बराबर होंगे, 0 के बराबर होंगे। ध्यान रखना, 3 नंबर हो, 2 नंबर हो, 4 नंबर हो, उनके स्क्वायर का सम तब 0 होगा जब उनमें से हर एक 0 के बराबर होगा। तो इसका मतलब ये कह सकते हैं कि यहाँ पर a प्लस बी माइनस 2, ये पूरा का पूरा स्क्वायर किसके 0 के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ से a प्लस बी की वैल्यू कितनी निकल आएगी, 2। इसी प्रकार आप कहेंगे कि b प्लस सी बराबर कितना हो जाएगा, 5, और इसी आप प्रकार आप कहेंगे कि c प्लस a बराबर कितना हो जाएगा, 5, क्योंकि a 0 के बराबर है, 0 के बराबर। तो यहाँ से देखिए a प्लस बी आपको 2 मिल गया, b प्लस सी आपको 5 मिल गया, और c प्लस a आपको 5 मिल गया। अब अगर हम तीनों इक्वेशन को ऐड कर दें तो देखिए a 2 बार है, b 2 बार है और c 2 बार है, तो यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा, तो यहाँ से आपको मिल जाएगा 2a प्लस b प्लस c, और इक्वल टू में कितना, 5 5 10 2 12। तो यहाँ से 2 से 2 ये 6 बार कैंसिल, तो a प्लस b
प्लस सी आपको कितना मिल गया 6। अब ऐसा क्यों किया गया? क्योंकि यहाँ पर हमें a प्लस बी यानी b प्लस सी सी प्लस a का मान चाहिए। तो हमारे पास देखिए b प्लस सी का मान तो आ गया, कितना है 5। साथ ही हमारे पास c प्लस a का मान आ गया, तो वो भी कितना है 5। लेकिन क्या हमारे पास a और b का इंडिविजुअल मान है? नहीं। तो इसीलिए हमने इन तीनों इक्वेशन को जोड़कर a प्लस b प्लस सी निकाला। अब हमें किसका मान चाहिए? a का मान। अगर a का मान चाहिए तो इसमें से b प्लस सी माइनस कर दें। b प्लस सी की वैल्यू कितनी है? 5 है। तो 6 में से 5 माइनस करेंगे तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी? तो आप कहेंगे सर 1 आ जाएगी। a की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1 आ जाएगी। इसी प्रकार अब आपको क्या निकालना है? b निकालना है। b अगर निकालना है तो c और a माइनस करना पड़ेगा। c और a की वैल्यू भी कितनी है? तो c और a की वैल्यू भी आप कहेंगे सर आपकी 5 है। तो c और a इसमें से माइनस कर दीजिए 5, तो b की वैल्यू भी कितनी आ जाएगी? 1 आ जाएगी। अब आपके पास b की वैल्यू भी 1 आ गई, a की वैल्यू भी 1 आ गई और b प्लस c की वैल्यू आपके पास है और साथ ही साथ आपके पास c प्लस a की वैल्यू है। तो अब आपको किसकी वैल्यू निकालनी है? तो जो वैल्यूज आपको निकालनी है उसमें बस केवल मान रखना है। तो आपको b प्लस c की होल पावर कितनी है? a प्लस c प्लस a की होल पावर कितनी है? b और माइनस में कितना है? 1। इसका मान निकालना है। तो चलिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर वैल्यू रख दें। तो b प्लस c की वैल्यू कितनी है? आप कहेंगे सर b प्लस c की वैल्यू 5 है। b प्लस c की वैल्यू कितनी है? तो आप कहेंगे सर b प्लस c की वैल्यू 5 है। देखिए b प्लस c कितना है? 5 है। तो ये 5 रख दें और 5 की पावर कितनी है? तो देखिए a की वैल्यू कितनी है? 1। तो ये आपका 1 ही रहेगा प्लस c प्लस a की वैल्यू कितनी है? तो ये भी 5 है। तो ये आपने 5 रख दिया और यहाँ पर आपने b की वैल्यू कितनी निकाली? 1। तो इसकी पावर में 1 माइनस में कितना है? 1। तो देखिए कितना हो जाएगा? 5 और 5 10 माइनस कितना हो जाएगा? 1 यानी कि 9। तो अंडर रूट में कितना आएगा? 9। अंडर रूट 9 का मतलब कितना होता है? 3। तो आपका आंसर कितना आ जाएगा? 3, यानी कि ऑप्शन ए जो है वो आपका आंसर। तो बस आपको चीज क्या याद रखनी है? बस इतनी सी चीज याद रखनी है कि दो नंबर्स के स्क्वायर का सम तभी 0 हो सकता है जब वो दोनों नंबर कैसे हों? 0 के इक्वल। अदरवाइज उनके स्क्वायर का सम 0 नहीं हो सकता। ठीक है ना? क्लियर होगी बात? चलिए अब आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। यहाँ पर लिखा है डायरेक्शन 5 to 8, यानी कि 5 से लेकर 8 तक आपको एक टेबल दी गई है। इन दी फॉलोइंग टेबल द प्रोडक्शन ऑफ वेरियस क्रॉप्स इन टन्स इज गिवन फ्रॉम 2015 to 2019। स्टडी द टेबल एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। क्वेश्चन आपसे कह रहा है बेटा कि निम्नलिखित तालिका में वर्ष 2015 से 2019 तक विभिन्न फसलों का उत्पाद टनों में दिया गया है। तालिका का अध्ययन करें और दिए गए प्रश्नों के उत्तर दें। द डिफरेंस बिटवीन, पहला क्वेश्चन देखते हैं। सबसे पहले आप समझ लें कि तालिका में दिया क्या है। देखिए तालिका में आपको राइस, व्हीट, शुगर केन, बर्ले, मेज, ये आपको 5 प्रकार के क्या दिए हैं? 5 प्रकार के फसलें दी हैं। ठीक है, उनका उत्पादन दिया वो भी टनों में। ये कितना टन का उत्पादन हुआ? 2015 में राइस 415 टन हुई, व्हीट 2500 टन हुआ, शुगर केन 1000 टन हुआ, बर्ले आपका 975 टन हुआ, मेज जिसको हम भुट्टा के नाम से जानते हैं वो 490 टन हुआ। ठीक है, तो इस प्रकार ये आपको 2017 में कितना हुआ, 2018 में कितना हुआ, ये सारा डेटा आपको दिया है। इस डेटा के आधार पर आपको क्वेश्चनों को सॉल्व करना है। कैसे सॉल्व करेंगे? तो पहला क्वेश्चन रीड करते हैं। द डिफरेंस इन टर्म्स बिटवीन द एवरेज प्रोडक्शन ऑफ बर्ले एंड एवरेज प्रोडक्शन ऑफ राइस है। बोले कि जौ के औसत उत्पादन और चावल के औसत उत्पादन में अंतर टनों में कितना है। तो देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं जौ यानी कि बर्ले। तो बर्ले की इन्होंने बात की है। बर्ले का औसत उत्पादन मतलब उसका सभी वर्षों में आपको क्या करना पड़ेगा? टोटल उत्पादन देखना पड़ेगा। वर्ष कितने हैं? तो यहाँ पर 3 और 2 5 वर्ष है, तो 5 से भाग देकर आपको उसका औसत उत्पादन निकालना पड़ेगा। इसी प्रकार आप क्या करेंगे? फिर चावल यानी कि राइस, राइस कहाँ है? तो राइस आपको ये दिख रहा है। ठीक है, राइस का टोटल प्रोडक्शन निकालेंगे और उसमें भी 5 से भाग लगाएंगे क्योंकि 5 सालों का प्रोडक्शन है ये। तो वहाँ से आपको राइस का औसत उत्पादन मिलेगा और फिर उन दोनों का आपको क्या करना है? अंतर करना है। फिर उन दोनों का आपको क्या करना है? अंतर करना है। अब देखिए आप सम करिए, इधर ही सम कर लीजिए। 5 5 10 5 15 5 20 की 0, हासिल में कितना आ जाएगा? 2।
7 और 2 9 और 2 11 और 2 13 और 7 20 की 0, हासिल में कितना 2, 9 2 11 8 19 और 7 कितना 26, 26 6 32 और 7 कितना हो जाएगा 39, यानी कि 3900 टन। ये आपका किसका आ गया, बर्ले का आ गया। ये क्या हो गया, बर्ले, जिसको हम क्या जानते हैं, बर्ले मतलब जौ के नाम से जानते हैं, ये जौ का हो गया। ठीक है, अब ये तो अभी टोटल क्वांटिटी हुई, अभी इसका क्या करना है, औसत निकालना है। तो 3900 को किससे डिवाइड करना है आपको, 5 से, क्योंकि यहाँ पर कितने सालों की बात हो रही है, 1 2 3 4 5 साल का प्रोडक्शन है ये। ठीक है, टोटल उत्पादन है टनों में, तो हमें एक साल यानी कि औसत निकालना है, एवरेज निकालना है। तो एवरेज कैसे निकलेगा, तो 5 सत्ते 35, 4 बचेगा, 5 अट्ठे 40 और 1 जीरो, तो ये 780 टन ये बर्ले का क्या आ गया, औसत उत्पादन आ गया, एवरेज प्रोडक्शन आ गया। अब इसी प्रकार हम क्या करेंगे, राइस का देखेंगे। चलिए तो राइस पर आते हैं, तो 5 10 15 ये हो गया आपका 15। ठीक, यहाँ से 1 तो 2 और 2 4 8 12 12 और 2 14, 14 की 4 हासिल में कितना 1, तो 5 5 10 5 15 और 6 21 और 6 27, तो ये आ गया आपका 27। ये किसका आ गया भाई, राइस का। टोटल प्रोडक्शन आ गया 5 सालों का राइस का। ठीक, ये कितना 2745। अब हमें इसका औसत निकालना है, तो 2745 में आप किससे भाग लगा दें, 5 से भाग लगा दें, तो आप कहीं से 25 25 2 बचेगा, तो 24 हो जाएगा, 5 चौको 20, 4 बचेगा, 5 नाम 45। तो ये आ गया आपका राइस का औसत प्रोडक्शन। अब इन दोनों के बीच में अंतर कितने का है ये आपको बताना है। तो देखिए 780 में से आप किसको माइनस कर दीजिए, 549 को आप माइनस कर दीजिए। अब यहीं से आप आंसर दे सकते हैं कि इकाई क्रम देख लीजिए किसका ये है। तो दो ऑप्शन तो आपके हट गए, सी और बी। सी और बी आपके ऑप्शन हट गए क्योंकि इकाई के अंक नहीं है, क्योंकि 10 में से आप 9 माइनस करेंगे 1 आएगा, और 8 में से आप 5 माइनस करेंगे तो 3 आएगा। तो 3 किस में दिख रहा है आपको, ऑप्शन डी में, तो ऑप्शन डी आपका आंसर हो गया। अब 7 में से 5 जाएगा तो 2, तो फाइनली आपका आंसर कितना आ गया, 231, 231 टन का इनके औसत प्रोडक्शन में क्या है, डिफरेंस है। तो 231 टन का इनके औसत उत्पादन में अंतर है, तो ऑप्शन डी इस प्रकार आपका आंसर हो गया। आई होप बात आपको समझ में आ गई कि किस तरीके से ये क्वेश्चन बनाना है। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चनों को बस कुछ नहीं करना, आपको टेबल को ध्यान से पढ़ना है, सभी क्वेश्चनों को अच्छे से रीड करना है, वही क्वेश्चन क्या कह रहा है, और उसके डेटा को अच्छे से कैलकुलेट करना है। ठीक है, आगे बात करते हैं